तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपने बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, और आज की क्लास में अपने इंटीग्रेशन टॉपिक को मूव फॉरवर्ड करते हुए डेफिनेट इंटीग्रल को सीखेंगे और आज की क्लास में ही इंटीग्रेशन को द एंड कर देंगे। कैलकुलस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इंटीग्रेशन, जिसके बारे में हमने जाना समझा और वो क्या बताता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें हमने समझा किसमें, इनडेफिनेट इंटीग्रल में। अब बात को समझिएगा, जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है बोर्ड के पेपर में और पार्ट में पूछा जाता है। अगर मैक्सिमम मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें और पार्ट में हमारा पूछा जाता है कौन सा, डेफिनेट इंटीग्रल। तो अगर आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉलिड तरीके से तैयार कर लिया है तो डेफिनेट इंटीग्रल के लिए उतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इनडेफिनेट को सॉलिड करके जाइए, डेफिनेट को बस पढ़ के जाइए। जहां पे कहीं एमसीक्यू में क्वेश्चन मिल गया या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिल गए तो उड़ा देंगे। बाकी जो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वहां पे डेफिनेट इंटीग्रल के साथ और में इनडेफिनेट इंटीग्रल दिया होता है, ये कंफर्म है। आज तक के बोर्ड के पैटर्न में यही हुआ है, तो होप्स हो कि आगे भी यही होगा। बट स्टिल हम लोग अपने प्रिपरेशन को पूरा करके जाएंगे, जिससे कि थोड़ा सा भी अप डाउन होता है तो हमारे प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना हो, हम उस क्वेश्चन को भी सॉलिड तरीके से कर पाए, जैसे कि इनडेफिनेट इंटीग्रल को किए। तो आज की क्लास में हमारा टारगेट ये है कि डेफिनेट इंटीग्रल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझेंगे। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, उनको समझेंगे और डेफिनेट इंटीग्रल को आज की क्लास में कंप्लीट करके इंटीग्रेशन का द एंड कर देंगे। और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग मूव करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए एक बार फिर से हमारे चैनल एस पाठशाला पे हमारे सारे बच्चों का स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें और चीजों को जल्दी से जल्दी क्लियर करके बोर्ड के लिए एकदम सॉलिड तरीके से तैयार हो जाए। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अभी जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है क्या होता है, बातों को समझिएगा। जैसे कि इनडेफिनेट इंटीग्रल होता था, तो इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है कि जिसकी कोई भी बाउंड्री ना हो, वो बस चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है। ये कुछ उसी तरीके से है कि मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है। तो उसी तरीके से ये भी क्या हो रहा है, बस चलते जा रहा है चलते जा रहा था। कौन, इनडेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि जो हमारा इंटीग्रेशन है, मान लीजिए ये कर्व है और इसके हम सारे पॉइंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो इस सारे पॉइंट्स को ऐड करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक बाउंड्री लगा दिया कि हम ए से लेके बी तक के जितने भी फंक्शन के पॉइंट्स हैं उनको सिर्फ ऐड कर रहे हैं। फंक्शन एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फंक्शन के जो पॉइंट्स है ए से बी तक, उन सारे पॉइंट्स को जो हम ऐड करते हैं वही हमारा क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल। दैट इज क्या कर रहे हैं हम, तो एफ एक्स डी एक्स तो कर ही रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बट कहां से कहां तक, तो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक। इसी को हम क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। इसी डेफिनेट इंटीग्रल का ही हम यूज करते हैं किसी भी कर्व के द्वारा एरिया जो बाउंड होता है उसको फाइंड करने के लिए। किसी भी कर्व के द्वारा जो एरिया बाउंड होता है उसको फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल का। होता क्या है, तो मान लेते हैं कि जो इसका इंटीग्रेशन है वो हमारा एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया प्लस सी। कहां से कहां तक, तो आपने को भैया ए से लेके बी तक। अब क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं, तो कैपिटल एफ बी प्लस सी माइनस कैपिटल एफ प्लस सी, ये ब्रैकेट में हो गया। क्या होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, तो आपने कहा कि भैया हमको इनके बीच का एरिया चाहिए। ये कुछ उसी तरीके से है कि हमको लाइन है मान लीजिए, और ये पॉइंट दिया है ए, ये दिया है बी और ये दिया है सी। हमको बीसी चाहिए, हमको क्या चाहिए, बीसी चाहिए। आपने कहा कि भैया अगर बीसी चाहिए तो एक काम कीजिए, ए से सी तक जाइए और ए से बी तक जाइए और इन दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ए से सी तक गए और ए से बी तक गए तो उनको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो हमको बीसी मिल जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहीं तक लगता है कि हम पहले बी तक जा रहे हैं फिर ए तक जा रहे हैं, दोनों को माइनस करें तो इनके बीच का एरिया मिल जाएगा। तो बी तक गए ए तक गए, दोनों को माइनस किया तो बीच का एरिया मिला। आपने इसको ओपन किया तो क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी। तो सी और सी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये याद रखिए कि ये जो ए होता है इसको कहते हैं लोअर लिमिट और ये जो बी होता है इसको हम कहते हैं अपर लिमिट।
ये हमारा अपर लिमिट होता है और ये क्या होता है लोअर लिमिट। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आपने ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो होप सो कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। अब डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल की अगर हम बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका हमको यूज करना है। अच्छा, इससे ये भी पता चला कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आता है उसको लिखने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि अपर में से जब लोअर को माइनस करेंगे तो ये जो सी है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है। क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसलिए इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो पहला प्रॉपर्टी है उसको समझिएगा। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, क्या है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है। तो अगर हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे, याद रखिएगा, सिर्फ अगर हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो उससे लिमिट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। दैट इज एक्स का फंक्शन था, अगर हमने उसको टी का फंक्शन कर दिया, क्या कर दिया, एक्स को टी का कर दिया, तो इस लिमिट पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, लिमिट एज इट इज बनी रहेगी। सेकंड क्या कहता है, सेकंड हमारा कहता है कि अगर हमारा फंक्शन ए से बी है एफ एक्स डी एक्स और हम लिमिट को इंटरचेंज करें, लिमिट को क्या करें, इंटरचेंज, मतलब बड़े वाला अपर लिमिट को लोअर लिमिट में ला रहे हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में ले जा रहे हैं, तो इनको जब इंटरचेंज करते हैं तो जो साइन है वो माइनस का हो जाता है और इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ए के जगह पे क्या आ जाएगा बी और बी की जगह पे क्या आ जाएगा ये। तो जब भी हम लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, लिमिट जो है उसको इंटरचेंज करेंगे, तो जो साइन है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाता है। क्या साइन आ जाता है, नेगेटिव। और उसमें क्या पढ़ा, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर डी एक्स और इसको हम इंटीग्रेट करें 2 से लेके 3 तक, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं 2 से लेके 3 तक, तो क्या होगा, तो आपने ये क्या लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी हमने पढ़ा क्या होगा 3 से 2। याद रखिएगा क्या कहता है डेफिनेट इंटीग्रल कि पहले अपर लिमिट अप्लाई होगा फिर लोअर लिमिट में से क्या कर देंगे माइनस। तो अपर लिमिट क्या है, तो 3 का क्यूब बाई 3 माइनस 2 का क्यूब बाई 3, क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, तो आपने 3 का क्यूब हो जाएगा 27 बाई 3 माइनस 8 बाई 3, 27 में से 8 गया तो 19 बाई 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा डेफिनेट इंटीग्रल में। अब कुछ और प्रॉपर्टीज को देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि जो हमारा लिमिट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं सच दैट कि मान लीजिए हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, वो हमारा इंटीग्रल है, वो इंटीग्रेबल है इन इंटरवल ए से बी में, ए से बी में क्या है, इंटीग्रेबल। तो हमने एक पॉइंट लिया, लेट किया पॉइंट सी, जो कि ए और बी के बीच में कहीं लाई कर रहा है। सी हमने एक पॉइंट लिया जो कि ए से बी के बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो ये जो इंटीग्रल है, ये जो लिमिट है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ब्रेक डाउन कर सकते हैं मतलब क्या हुआ, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। तो ए से सी गए हम, ए से सी गए फिर सी से बी गए, तो ये सी और सी क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स इसका कोई भी इफेक्ट हमारे इंटीग्रल पे नहीं पड़ेगा। इस दोनों ही केस में रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। अब हम देखते हैं अपने फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही बेहतरीन है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब इसी फोर्थ प्रॉपर्टी से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो है, एफ एक्स डी एक्स जो है, दैट कैन बी रिटन एज ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ए से बी एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो दोनों लिमिट को ऐड करके माइनस एक्स कर दिया, दोनों लिमिट को ऐड करके माइनस एक्स कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू dx। अब इसका यूज हम कहां करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है sin x है, cos x है, इस तरीके के फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना है या कुछ ऐसा कोई फंक्शन है sin x प्लस cos x इस तरीके से जिसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो जब हम a प्लस बी को ऐड करेंगे तो मान लीजिए पाई बाई 2 अगर बन जाए तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो होप सो कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो इसी प्रॉपर्टी को ही लेके और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज बनती हैं। उस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले दो चीज आपको समझना है, क्या, कि एक होता है ऑड फंक्शन, एक होता है ऑड फंक्शन और दूसरा क्या होता है, इवन फंक्शन। एक क्या होता है ऑड फंक्शन, दूसरा क्या होता है इवन फंक्शन। अब ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है उसको बात को समझिए। ऑड फंक्शन क्या कहता है कि हमारा मान लीजिए कोई एफ एक्स है
कोई क्या है, फंक्शन है एफ एक्स। अगर हम x को माइनस ऑफ x से रिप्लेस कर रहे हैं, हमारा कोई फंक्शन था एफ एक्स और हम x को माइनस x से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमारा जो फंक्शन है f ऑफ माइनस एक्स, ये अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया, मतलब माइनस ऑपरेट हो तो माइनस क्या आ गया, बाहर आ गया, तो ऐसे में एफ एक्स को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे में एफ एक्स को हम कहेंगे ऑड फंक्शन। ऐसे में एफ एक्स को हम क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन कहेंगे। एफ एक्स को हम क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। लेकिन अगर इवन फंक्शन की बात करें तो आपने मान लीजिए एफ एक्स हमारा, और जहां पे एक्स को हम क्या पुट करें, माइनस ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के ही इक्वल है, मतलब जो फंक्शन पहले था उसी फंक्शन के इक्वल हो जाए माइनस पुट करने के बाद भी, तो जो एफ एक्स होगा, जो एफ एक्स होगा वो हमारा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। एफ एक्स क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। आपने ये तो ठीक है, बट एक एग्जांपल के थ्रू समझा दी तो बात बन जाएगा। तो हमने कहा कि लेट कर लेते हैं कि जो एफ एक्स है वो हमारा एक्स क्यूब है। एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब है। तो एक्स को हमने किससे रिप्लेस किया, माइनस ऑफ एक्स से, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब। माइनस एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस बाहर, और ये हो गया एक्स क्यूब। आपने ये जो एक्स क्यूब है यही तो हमारा एफ एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स को हमने किस में लिख लिया, तो माइनस ऑफ एफ एक्स में लिख लिया। किसमें लिख लिया, माइनस ऑफ एफ एक्स में लिख लिया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, तो आपने ये फंक्शन हमारा ऑड हो गया। अब इवन के लिए बात करें तो आपने कहा एफ एक्स को हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, और एक्स को रिप्लेस करते हैं किससे, माइनस एक्स से। तो एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, तो आपने कहा एफ एक्स के, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स के। तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। दैट मीन्स कि माइनस ऑपरेट करने पे भी हमारा फंक्शन एज इट इज रहे, और माइनस ऑपरेट करने पे माइनस साइन क्या आ जाए, बाहर आ जाए, तो इस केस में हम फंक्शन को इवन या ऑड कहते हैं। अब इस इवन या ऑड फंक्शन के कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं कौन से, प्रॉपर्टीज में। अब हम ऑड और इवन वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी एक फॉर्मूले को देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है, मान लीजिए हमारा माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो ये जो है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। किस केस में, जब एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन होगा तब। एफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स जो है ट्वाइस ऑफ जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। कब, जब एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन होगा तब। लेकिन यही फंक्शन जो है हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा अगर एफ एक्स जो है हमारा वो ऑड फंक्शन है। एफ एक्स क्या है हमारा, अगर ऑड फंक्शन है तो यही चीज हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, तो यही चीज हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा अगर ऑड फंक्शन होता है तो। आपने कहा भैया बेहतरीन है। अब इसी कॉन्सेप्ट में हमारी एक और प्रॉपर्टी आती है, वो क्या कहती है कि अगर हमारा जीरो से 2a एफ एक्स डी एक्स है, क्या है, जीरो से 2a एफ एक्स डी एक्स है, तो दैट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ जीरो से a एफ एक्स डी एक्स। सेम एज इट इज जो यहां पे लिखा गया वही यहां पे लिखा जाएगा। जीरो से 2a एफ एक्स डी एक्स को ट्वाइस जीरो से a एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। किस केस में, तो आपने का केस क्या होगा कि f2a माइनस एक्स, यहाँ पे क्या लग रहा है 2a लग रहा है, तो f2a माइनस एक्स जो है वो fx के इक्वल है। f2a माइनस एक्स जो है अगर वो fx के इक्वल हो गया तो ये हो जाएगा जीरो से a fx dx 2 से। लेकिन यही फंक्शन हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा, यही फंक्शन हमारा जीरो के इक्वल हो गया कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ fx के इक्वल हो जाए। यही फंक्शन हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ fx के इक्वल होता है तब। तो इस केस में ये फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। आपने कहा बेहतरीन। अब यही बेहतरीन चीज को एक और तरीके से लिखा जाता है, एक और फॉर्म बनता है क्या, कि मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है भैया, जरूरी थोड़ा कि 2a माइनस एक्स एफ एक्स हो जाए, 2a माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होता है उसको भी समझ लीजिए प्रॉपर्टी में। उस केस में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, क्या करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तोड़ देते हैं दो पार्टों में। क्या करते हैं, दो पार्टों में हम तोड़ देते हैं। वो दो पार्ट क्या बनता है, तो ये बनता है जीरो से a एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से a एफ ऑफ 2 माइनस एक्स
dx। क्या बनेगा? तो 0 से a fx dx प्लस 0 से a f ऑफ 2 माइनस एक्स dx। किस केस में? अगर ये दो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो यही 0 से 2 है fx dx किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? इसमें। और 0 से 2 है ये जो है वो इस पार्ट में हो जाएगा अगर ये दो कंडीशन को फुलफिल करता है तो। फुलफिल करता है तो उस पार्ट में, नहीं तो इस पार्ट में। तो होप सो कि आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इतनी ही टोटल हमारे पास क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है किसकी? डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की यही प्रॉपर्टीज हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज पे क्या होता है? क्वेश्चंस बनते हैं। तो सेम उसी तरीके से क्वेश्चंस करेंगे जैसे इनडेफिनेट में करते हैं। जब प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आएंगे तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, चेक करेंगे प्रॉपर्टीज लग रही तो बढ़िया है, नहीं लग रही है तो नहीं। अब याद रखिए जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस आते हैं तो ज्यादातर या तो यहां से पूछेगा या तो यहां से बनता है, या तो यहां से या तो यहां से। मान लीजिए आपके पास टाइम कम है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो उसको 0 मार दीजिएगा। अगर इस फॉर्म में है तो, इस फॉर्म में है तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 0 मार दीजिएगा। 90% चांस होता है कि 0 ही बनेगा, बाकी 10% किस्मत के भरोसे। भाई बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो मान लीजिए ऐसे भी नहीं आता वैसे भी नहीं आएगा। तो इसी के साथ हमारा जो इंटीग्रेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होगी वो डेफिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, उन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।